हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक टू द बेसिक्स का जो सीरीज चल रहा था, आज उसका लेक्चर 7 हम देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हमने एसिड बेस थ्योरी देखा था, कितने टाइप का एसिड बेस थ्योरी होता है, स्पेशली विद द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एसिडिटी एंड बेसिसिटी चेक करने के लिए कौन से पैरामीटर्स जरूरी है, हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, वो हम देख रहे थे। उनमें से एक फैक्टर था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे एसिडिटी एंड बेसिसिटी को इफेक्ट करता है, वो हमने देखा था। एक स्पेशल केस ऑफ sp5 हाइब्रिडाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू कोल्सन थ्योरी, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके साथ हमने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को कैसे फॉर्म करे, और इन दोनों के मदद से, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी के मदद से एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे कंपैरिजन करे, वो भी हमने देखा था। एंड फाइनली, अगर आपके पास कुछ साइक्लो एल्केन्स दिया गया है, साइक्लो एल्केन्स जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, या फिर साइक्लोपेंटेन हो गया, इस टाइप के साइक्लो एल्केन्स के एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, वो भी हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द अदर फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या होगा? द फर्स्ट फैक्टर वी नीड टू डिस्कस अबाउट इज नथिंग बट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है विच इज इथेन मॉलिक्यूल C2H6, इसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 एंड 2.1। तो फिर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है दैट विल बी अ नॉन पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड होगा नॉन पोलर बॉन्ड। सो द इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच रहेगा एंड दे विल बी इक्वली शेयर्ड बाय दिस 2 कार्बन एटम्स। तो ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। अब अगर हमारे पास रहता CH3F मिथाइल फ्लोराइड, तो क्या होता? यहाँ पे फ्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? फ्लोरीन का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और कार्बन का है 2.1। So in this particular bond, the electron pair will be attracted towards fluorine atom. तो फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा माइनस चार्ज एंड कार्बन के ऊपर एक डेल्टा प्लस चार्ज। डेल्टा का मतलब क्या है? पार्शियल चार्ज। एक पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाएगा, और पार्शियल चार्ज जनरेट होने से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए पोलर मॉलिक्यूल। अब CH3F के जगह अगर हम इथाइल फ्लोराइड लेते C2H5F, तो क्या होता? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड F। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरफ रहेगा? इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रहेगा फ्लोरीन के तरफ, और ये अट्रैक्शन सिर्फ इस कार्बन में स्टॉप नहीं होगा, ये अट्रैक्शन जाएगा इस कार्बन तक। सो यहाँ पे भी हम ऐसे एरो से दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फ्लोरीन के तरफ है। तो फॉर दिस मॉलिक्यूल CH3F के लिए, जैसे यहाँ पे एक डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट हुआ था, यहाँ पे भी फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा माइनस जनरेट होगा, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस, और इस कार्बन के ऊपर भी एक डेल्टा प्लस जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कि फ्लोरीन के बिल्कुल विसिनिटी में, मतलब फ्लोरीन के सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस में जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा डबल प्लस, और उसके बाद में जो कार्बन है जो फ्लोरीन से ज्यादा डिस्टेंस में है, उसके ऊपर चार्ज को हम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हम डेल्टा प्लस से डिनोट करेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि डेल्टा डबल प्लस इज ग्रेटर देन डेल्टा प्लस। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर पार्शियल चार्ज ज्यादा होता है, और उसके डिस्टेंस में जो कार्बन रहता है उसके ऊपर पार्शियल चार्ज कम जनरेट होता है। जैसे कि आप और एक मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। फॉर दिस मॉलिक्यूल आप पार्शियल चार्ज को कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा माइनस, यहाँ पे होगा डेल्टा 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 प्लस, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा प्लस। तो फॉर दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, फॉर दिस 3 कार्बन्स, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सभी के ऊपर जनरेट हुआ है, बट क्लोरीन के नजदीक में जो कार्बन है उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और सिर्फ ये ऐसा ही नहीं कि कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 लिथियम। अब लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1,
और लिथियम क्योंकि बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.98। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरफ रहेगा? वो रहेगा कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा लिथियम के ऊपर, और इन तीनों कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो भी इस ऑर्डर से, लाइक दिस। तो इंडक्टिव इफेक्ट का अगर हमें डेफिनेशन लिखना है या फिर एक दो लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट एन इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन पुशिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक तरफ पुश भी किया जा रहा है। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन पुशिंग फोर्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखो एटम या ग्रुप्स दोनों ही इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप CH3 ग्रुप का भी इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हो, और लिथियम एक पर्टिकुलर एटम है, इसका भी आप इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखो क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो। या फिर CH2 या CH3, इनके केस में क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे CH2 एक ग्रुप है, CH2 और एक ग्रुप है, CH3 भी एक ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। या फिर कोई इंडिविजुअल एटम लाइक क्लोरीन और लिथियम, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज एन इंट्रिंसिक इफेक्ट विच इज शोन बाय एटम्स और ग्रुप्स। और साथ में क्या है, और दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है दैट इज ट्रांसमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने के लिए, कोई भी अगर इफेक्ट हो उसको ट्रांसमिट करने के लिए एक ना एक मीडियम का जरूरत होता है। यहाँ पे वो मीडियम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन और लिथियम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था इन केस ऑफ हेयर, या फिर कार्बन और Cl के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था, या फिर कार्बन फ्लोरीन के बीच में, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था, उस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ट्रांसमिट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट होता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि कार्बन से फ्लोरीन के तरफ अगर कोई फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का पुशिंग फ्लो है, तो वो फ्लो बंद हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है तो वो इफेक्ट वहां पे हमेशा रहेगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इफेक्ट इज दैट दिस इफेक्ट वीकेंस, मतलब ये वीक हो जाता है आफ्टर 2-3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड देन प्रैक्टिकली बिकम्स नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? कि अगर मैं एक बहुत लंबा चेन लूं, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर F, यहाँ पे क्या होगा? F के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है, तो सब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा फ्लोरीन की तरफ, लेकिन वो फ्लो फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन तक तो ठीक रहेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ कार्बन के ऊपर बहुत ही कम अपना इफेक्ट दिखाएगा और प्रैक्टिकली वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज है डेल्टा 4 प्लस, यहाँ पे डेल्टा 3 प्लस, यहाँ पे डेल्टा 2 प्लस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो हमें पता है कि डेल्टा 4 प्लस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा 3 प्लस, दैट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा 2 प्लस एंड दैट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा प्लस। लेकिन आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड डेल्टा, यहां तक और यहां तक आते आते वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रैक्टिकली जीरो के तरफ चला जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग उसका पॉजिटिव में वैल्यू रहेगा, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू 0 के तरफ चला जाएगा। सो दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। अब हम प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, कौन कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, वो हम देखेंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और उसको हम कंपेयर भी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल फॉर प्लस आई इफेक्ट, T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन H। TD क्या है?
T है फॉर ट्रिटियम, D है फॉर डॉयटेरियम एंड H इज फॉर प्रोटॉन, नॉर्मल हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, लेकिन मास नंबर यहाँ पे एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन। सो हाइड्रोजन के तीन जो आइसोटोप है उनमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, ट्रिटियम दिखाएगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं कि NR ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप है जहां पे ऑक्सीजन है, इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, मतलब आप कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को पुश कर रहे हो अपने से दूर, तो ये पुश कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन तो चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास आके रहे, वो अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। हालांकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से लोअर है। सो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन दिखाएगा। सो ये होगा ऑर्डर। और एक एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं, सेलेनियम मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल में है और सल्फर है साथ में, तो क्या होगा ऑर्डर, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, सेलेनियम का ज्यादा होगा सल्फर से, क्योंकि ग्रुप 16 में अगर आप नीचे जाओगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, नीचे हम कोई ग्रुप से जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेलेनियम का कम होगा सल्फर से, तो उसका इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैपेबिलिटी सेलेनियम का ज्यादा होगा, मतलब उसका प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा देन सल्फर। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आपके पास एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप किस किस टाइप का हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है आपका 4 टाइप का टोटल, मैं वो चारों टाइप लिखता हूं। एक हो गया 3 डिग्री, एक 2 डिग्री, तीसरा जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एंड फोर्थ इज मिथाइल, इसका कोई नाम नहीं है, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये 4 टाइप का कार्बन का एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा रहा तो वो दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। और उस प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, जिसके पास पुश करने के लिए जितना ज्यादा CH3 ग्रुप है उसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप के केस में इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो तीनों मिथाइल ग्रुप से हमारे पास प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का पुश आ रहा है। बट वहीं पे 2 डिग्री एल्किल ग्रुप में CH के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप और एक तरफ और एक मिथाइल ग्रुप, मतलब सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का पुशिंग कैपेसिटी कम होगा देन द 3 डिग्री। तो वैसे ही हम राइट हैंड साइड में जितना जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, सबसे ज्यादा कम होगा CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप के केस में, प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा मिथाइल ग्रुप का। माइनस आई इफेक्ट के केस में क्या होगा, कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और उसका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल OR2 प्लस ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप है OR। आप ये बताओ अगर ये दोनों ग्रुप है कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, उन दोनों ग्रुप में आप माइनस आई इफेक्ट कैसे कंपेयर करोगे। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऑक्सीजन एक में है नॉर्मल ऑक्सीजन विथ 2 लोन पेयर्स हम मान लेते हैं, उसके साथ एक एल्किल ग्रुप है, और एक जगह पे है ऑक्सीजन विथ पॉजिटिव चार्ज। हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, लास्ट या उसके पहले वाला लेक्चर होगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए हमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वो तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेके अपने पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करने का यानी कि एबोलिश करने का कोशिश करेगा। सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, जिसको हम माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं, वो ज्यादा होगा OR2 प्लस का। दूसरा एक कंपैरिजन हम देखते हैं, हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस ये दिया गया है और एक है CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये एक है, और तीसरा है CH2 NH3 और N के ऊपर प्लस। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब बताओ आपके पास 3 ग्रुप है, ये कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप में, मतलब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये एक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे मॉलिक्यूल में ये एक ग्रुप
और ये तीसरा कोई मॉलिक्यूल में ग्रुप लगा हुआ है। अब इन तीनों ग्रुप में हमें कंपेयर करना है माइनस आई इफेक्ट। तो क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में कार्बन का एस कैरेक्टर क्या है, sp। यहाँ पे कार्बन का एस कैरेक्टर है sp2 और यहाँ पे कार्बन का एस कैरेक्टर है sp3। तो इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले ग्रुप में 50%, यहाँ पे है 33.3% और यहाँ पे 25%। तो इस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर भी ज्यादा होगा। एंड इन कंक्लूजन माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा एंड देन लास्ट में ये वाला। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप देखो CH डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है, उसके बाद CH NH ये ग्रुप है और CH डबल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप है। यहाँ पे तीनों केस में कार्बन का एस कैरेक्टर कितना है, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहाँ पे भी है sp2, यहाँ पे भी है sp2। तो हम इस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जज नहीं कर सकते, मतलब माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सीधा सीधा देखो, जो एटम लगा हुआ है कार्बन के साथ वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा वो दिखाएगा। उसके बाद ये मॉलिक्यूल दिखाएगा, नाइट्रोजन है यहाँ पे, एंड आखिरी में इसका होगा सबसे कम माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास है एक बेंजीन रिंग और उसके साथ कोई भी एक ग्रुप, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप है और एक जगह पे है CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ कोई एक ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब देखो, फॉर दिस कार्बन और फॉर दिस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और बेंजीन रिंग में भी आप कोई भी कार्बन उठा के ले लो, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। फिर भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी बेंजीन रिंग का ज्यादा है देन दिस। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है एरोमेटिसिटी। तो बेंजीन रिंग में अगर कोई पुश आता है इस तरफ से तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होकर रह पाएगा थ्रू रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। इसीलिए माइनस आई इफेक्ट बेंजीन रिंग का ज्यादा है देन दिस मॉलिक्यूल। एंड फाइनल एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बाद में काम आएगा, इसके साथ कंपेयर करूंगा मैं और एक चीज को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ एज ए ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इन चारों ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो इंडक्टिव इफेक्ट का भी, माइनस आई इफेक्ट का भी ऑर्डर होगा फ्लोरीन ग्रुप, देन क्लोरीन ग्रुप, ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रुप एंड देन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रुप। तो इसको आप ध्यान रखना, इस ऑर्डर को, अभी दूसरे के एग्जाम्पल में ये आ जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, नेक्स्ट इफेक्ट है मेसोमरिक इफेक्ट। इसको हम मेसोमरिक इफेक्ट तो बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रेजोनेंस इफेक्ट। इसके ऊपर डेडिकेटेड एक लेक्चर था, शायद लेक्चर 3 होगा। तो रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट को हम नॉर्मली +m या -m ऐसे डिनोट करते हैं। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट का रीजन क्या है, दिस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट जनरेट होता है। और अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, इन इंडक्टिव इफेक्ट हम बस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड एक तरफ पुश कर रहे थे। यहाँ पे था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यहाँ पे था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो रहा था इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बट अब रेजोनेंस इफेक्ट में देखो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ मान लो कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको आप कैसे लिखोगे, दिस इज नथिंग बट 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या, पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था और इन दोनों ने आपस में पैरेलल ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना दिया जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी सेम है,
इन केस ऑफ दिस डबल बॉन्ड ऑल्सो, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन था और पैरेलल ओवरलैप होके हमें एक पाई बॉन्ड मिल गया। अब ये जो दो पाई बॉन्ड है, क्योंकि वो कंजुगेट पोजीशन में है, इसको बोलते हैं कंजुगेट पाई बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड के बीच में, सेवेरल डबल बॉन्ड्स के बीच में अगर सिर्फ एक एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस रहे तो उसको हम बोलेंगे कि कंजुगेट डबल बॉन्ड। और कंजुगेशन के केस में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर सकता है दूसरे पाई बॉन्ड के साथ, एडजेसेंट पाई बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे भी सेम होगा। एक्चुअल में ये दो पाई बॉन्ड ओवरलैप करेंगे अपने में, और ये ओवरलैप के वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ही हमें देखने को मिलता है या तो प्लस एम इफेक्ट मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर माइनस एम इफेक्ट। अब प्लस एम इफेक्ट कौन कौन सा ग्रुप दिखा सकता है? प्लस एम इफेक्ट कैन बी शोन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखा सकता है, या फिर NH2 ग्रुप, या फिर Cl, या फिर NH4, या फिर Nr2, या फिर OCH3 एटसेट्रा। अब आप देखो, हम इंडक्टिव केस में क्या देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तो अगर कोई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो ये प्लस एम इफेक्ट कैसे दिखा सकता है? इसका आंसर है कि इन केस ऑफ रेजोनेंस, in case of resonance, actual electron gets delocalized through orbital overlap and it depends on amount of, ये कब होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हम कब देखेंगे, अगर अमाउंट ऑफ लोन पेयर एंड अनसैचुरेशन ज्यादा है तो। सो इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लोन पेयर एंड अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब क्या, अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड है या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो गया अनसैचुरेशन, और लोन पेयर तो आप जानते ही हो। अब इन केस ऑफ OH, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली एक बेंजीन रिंग के साथ अगर OH अटैच रहा तो क्या होगा, OH के ऊपर जो लोन पेयर है दैट विल अटैक हियर, और ये यहाँ पे आएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। मतलब टोटल चेन में थ्रू रेजोनेंस एक नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, और वो नेगेटिव चार्ज का जनरेशन कहां से हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उस लोन पेयर से जनरेशन हुआ। सो OH ग्रुप विल शो प्लस एम इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। वैसे ही NH2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, Nr2 यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, Cl जो होता है, Cl या फिर ब्रोमीन, इन सब केसेस में हैलोजेंस के पास तीन तीन लोन पेयर होता है, और वो तीन लोन पेयर को यूज करके ये भी प्लस एम इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। चाहे वो कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हमें उसका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को अहमियत देना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन सम केसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर आपको एम इफेक्ट मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ये दोनों ही दिख रहा है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, आप प्रायोरिटी दोगे एम को। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट हैज हायर प्रायोरिटी देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज वीकर, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पास करता है और यहाँ पे एक्चुअल डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। बट इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे एक्चुअल में ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। सो दिस इज ए मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको पाई पाई ओवरलैप दिखाया था इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन पाई पाई ओवरलैप आप देखे थे। तो दूसरे तरीके से भी एम इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट जनरेट हो सकता है, दैट इज पाई पी ओवरलैप। पाई पी ओवरलैप कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल इन विनाइल क्लोराइड। अब हमने देख ही लिया है कि क्लोरीन ग्रुप हो चाहे ब्रोमीन ग्रुप हो, ये क्या शो करता है, ये पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करता है। अब हम देखेंगे कैसे पाई पी ओवरलैप होने के बाद ये पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करता है। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, इसको हम लिखते हैं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे एक है पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन के ऊपर भी एक फील्ड p ऑर्बिटल होगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में पार्शियल ओवरलैप होगा विद द हेल्प ऑफ दैट लोन पेयर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl, क्योंकि क्लोरीन का ये लोन पेयर यहाँ आ चुका है और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, सो यहाँ पे एक माइनस चार्ज होगा। सो क्लोरीन ने क्या शो किया इन केस ऑफ विनाइल क्लोराइड, इसने प्लस एम इफेक्ट शो किया इन केस ऑफ विनाइल क्लोराइड थ्रू पाई पी ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ये दो तरीके से हमें मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। नेगेटिव एम इफेक्ट का एक उदाहरण देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। माइनस एम इफेक्ट कौन शो करता है? फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। अब NO2 ग्रुप के केस में क्या होगा? NO2 ग्रुप के केस में ये बॉन्ड इधर आ सकता है और ये बॉन्ड खुल के इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, या फिर ये बॉन्ड इधर आएगा पहले, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग यहां से भी शुरू हो सकता है। मतलब हम देख पा रहे हैं बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स अ ग्रुप, मतलब वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट वो शो करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाला ये है कि NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन एक तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नाइट्रोजन का थोड़ा बहुत माइनस आई इफेक्ट भी है। तो माइनस आई इफेक्ट से भी वो बेंजीन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ इस तरीके से इस रेजोनेंस मेथड से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिक्रीज कर रहा है। तो NO2 ग्रुप हैज बोथ माइनस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर करोगे और हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे रेदर देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप इसमें कंपेयर करो। आपके पास चार ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप इसमें कंपेयर करके बताओ, ये एटम नहीं है, इसको मैं ग्रुप के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इस जगह पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो अगर ये एक ऑर्गेनिक मॉइटी का पार्ट है तो इसमें प्लस एम इफेक्ट का कंपैरिजन, मतलब ऑर्डर क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा है और ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा है। अब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या कोशिश करेगा? प्लस एम इफेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी हैलोजन है उसके साथ कुछ भी लगा हुआ हो, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है, तो प्लस एम इफेक्ट होने के लिए कोई एक लोन पेयर को पहले इधर आना पड़ेगा और फिर बाकी का बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। यही होता है प्लस एम इफेक्ट। अब ये हैलोजन अगर फ्लोरीन है, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो वो चाहेगा अपना जो 3 लोन पेयर है वो अपने पास ही रहे, वो उसको देने के लिए उतना ज्यादा कोशिश नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए उस हिसाब से कि फ्लोरीन का सबसे कम होना चाहिए प्लस एम इफेक्ट, और उसी हिसाब से सबसे ज्यादा होना चाहिए आयोडीन का प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि आयोडीन का सबसे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आयोडीन के अगर 3 लोन पेयर है तो आयोडीन को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए उनमें से कोई एक लोन पेयर दूसरे को डोनेट करने के लिए, यानी कि प्लस एम इफेक्ट दिखाने के लिए। सो दिस शुड बी आवर ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट क्लोरीन ग्रुप से, क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का प्लस एम इफेक्ट आयोडीन ग्रुप से ज्यादा है। और ऐसा होने का रीजन क्या है? आप और एक बार ड्रॉ करो। ये एक हैलोजन मॉलिक्यूल है, साथ में एक कार्बन है, उसके साथ एक डबल बॉन्ड है। अब हैलोजन का जो लोन पेयर वो यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, यही होता है प्लस एम इफेक्ट। अब ये होने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए जो हैलोजन का p ऑर्बिटल है उसके साथ कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड है, मतलब कार्बन का एक p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हैलोजन का भी एक p ऑर्बिटल है। तो X का p ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल ये दोनों सही से ओवरलैप करें, मतलब एक प्रॉपर ओवरलैप की जरूरत है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब आप देखो कार्बन के पास कौन सा वाला p ऑर्बिटल है? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2, ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर हम ऐसे लिखे इसको कि कार्बन के पास है 2p। अब हैलोजन के पास कौन सा p ऑर्बिटल है? अगर हैलोजन है फ्लोरीन तो फ्लोरीन के पास भी है 2p ऑर्बिटल, लेकिन अगर हैलोजन है क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? नॉर्मली हैलोजन जो ग्रुप है ग्रुप 17, ग्रुप 17 का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल ये है NH2 NP5,
अब फ्लोरीन के लिए n इक्वल्स टू 2 है, क्लोरीन के लिए n इक्वल्स टू 3 है, ब्रोमीन के लिए n इक्वल्स टू 4 है और आयोडीन के लिए n इक्वल्स टू 5 है। सो क्लोरीन के केस में ये होगा 3p और कार्बन का 2p। इन केस ऑफ ब्रोमीन ये होगा 4p और साथ में ओवरलैप करेगा कार्बन का 2p। इन केस ऑफ आयोडीन 5p और ओवरलैप होगा कार्बन के 2p के साथ। अब आप बताओ इन चारों ओवरलैप में कौन सा ओवरलैप सबसे बढ़िया होगा? ऑब्वियसली 2p ओवरलैप, और ये सबसे पुअर ओवरलैप होगा। दिस विल बी वेरी पुअर ओवरलैप बिकॉज 5p के साथ 2p का ओवरलैप हो रहा है। ये भी पुअर ओवरलैप होगा, ये भी पुअर ओवरलैप होगा और ये सबसे बेस्ट ओवरलैप होगा। और ओवरलैप अगर अच्छा है तो प्लस m इफेक्ट फ्लोरीन सबसे अच्छा दिखाएगा एंड दैट इज वाई द ऑर्डर ऑफ प्लस m इफेक्ट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जबकि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये भी आप ध्यान रखना। मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है बट परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर में फील्ड इफेक्ट का। फील्ड इफेक्ट क्या होता है? दिस इज नथिंग बट इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी है इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन जियोमेट्री ऑफ द फिगर और मॉलिक्यूल, आप कैसे भी चाहे इसको बोल सकते हो। और ये है टेम्पोररी इफेक्ट। दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट। क्यों? जैसे कि आप इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है लेकिन आप एक बार ड्रॉ कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। COOH, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, यहाँ पे भी एक एसिडिक ग्रुप है Cl दोनों तरफ यहाँ, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल A है, ये है मॉलिक्यूल B। अब आपको कहा गया है कि इन दोनों का एसिडिटी आप कंपेयर करो। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि एसिडिटी कंपेयर करने के लिए उसका कंजुगेट बेस बना दो। सबसे पहले कंजुगेट बेस बना के उसका स्टेबिलिटी आप कंपेयर करो। स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा, जिस कंजुगेट बेस का, उसके रिलेटेड एसिड का भी एसिडिटी ज्यादा होगा। तो A का कंजुगेट बेस क्या होगा? अब इस H को हटा दो, आप इस H को हटा दो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दो। ये हो गया A का कंजुगेट बेस। सिमिलरली B का कंजुगेट बेस क्या होगा? आप इस H को हटा दो, H को हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दो, ये हो गया B का कंजुगेट बेस। अब आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो कर रहा है? Cl और Cl एटम यहाँ पे भी 2 Cl एटम, ये दोनों ही दिखा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन आप कहीं पे लिख के रखो कि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए, टू स्टेबिलाईज पॉजिटिव चार्ज, एडजेसेंट एटम्स should have प्लस आई इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए चाहिए पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर आपके पास एक कार्बोकैटायन है CH2+, इसके साथ अगर CH3 लगा हुआ है तो ये क्या करेगा? ये एक प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का पुश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इसको स्टेबिलिटी मिल गया। लेकिन अगर CH2+ के साथ एक के जगह 3 एल्किल ग्रुप रहे तो सब मिलके जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा ग्रेटर देन दिस प्लस आई इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, कहां पे? एडजेसेंट एटम्स में। एंड वाइस वर्सा, इस रूल में लिख दो, एंड वाइस वर्सा। मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी कि ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जो माइनस आई इफेक्ट दिखाए। नाउ कम बैक टू दिस मॉलिक्यूल्स। इस A और B इन दोनों केस में हमें स्टेबिलाईज किसको करना है? COO-, इसको स्टेबिलाईज करना है। तो इसको स्टेबिलाईज करने के लिए, मतलब एक नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस आई इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है क्लोरीन।
क्लोरीन चाहे जितने भी दूरी में हो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इन केस ऑफ बी ऑल्सो यहाँ पे भी इस CO माइनस को स्टेबिलाईज कौन कर रहा है, स्टेबिलाईज कर रहा है दिस टू क्लोरीन एटम्स। तो दोनों ही स्टेबिलाईज्ड है, दोनों कंजुगेट बेसिस स्टेबिलाईज्ड है बाय क्लोरीन एटम्स माइनस आई इफेक्ट। तो फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रिपल्शन फोर्स से, फील्ड इफेक्ट से। इन द फर्स्ट मॉलिक्यूल आप एक चीज देखो, नोटिस करो, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एटम के साथ COO इसका रिपल्शन हो रहा है। बट इन केस ऑफ बी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम, इन दोनों क्लोरीन एटम का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। तो रिपल्शन जिसमें ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो ए का कंजुगेट बेस इज कंजुगेट बेस इज अनस्टेबल। तो ये अगर अनस्टेबल है तो ए क्या हो जाएगा, ए इज वीकर एसिड। दोनों ही एसिड है लेकिन ए विल बी वीकर एसिड, ठीक है। तो एसिडिटी के कंपैरिजन में बी विल बी ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन ए, ये होगा आपका कंक्लूजन। नेक्स्ट चलते हैं और एक टेम्पोररी इफेक्ट के ऊपर, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। ये भी उतना खास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, बट कुछ कुछ केस में आ जाता है। ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है लेकिन टेम्पोररी। इस इफेक्ट का 3 स्पेशलिटी है, आप पहचानोगे कैसे कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। 3 स्पेशलिटी है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ पोलर रिएजेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर रिएजेंट। अभी तक हमने जितने भी इफेक्ट देखा है, चाहे वो फील्ड इफेक्ट हो या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब केसेस में आपके पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के अंदर ही, मतलब इंट्रिंसिक इफेक्ट ये शो करता है। बाहर का कोई रिएजेंट हमें नहीं जरूरत था, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें एक पोलर रिएजेंट का जरूरत है। सेकेंड है यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा ऑफ पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। और थर्ड है इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, अगर रिएजेंट एब्सेंस हो जाए दिस इफेक्ट वैनिशेस। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम प्लस H दे, H प्लस हम अगर ऐड करें तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उस H प्लस को एक्वायर करेगा एंड फाइनली वी विल गेट CH3 CH2 CH, यहाँ पे प्लस और दिस विल बी CH3। तो यहाँ पे जो पाई ऑर्बिटल था, यहाँ पे पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स था वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया H प्लस में और CH2 ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH3 ग्रुप में, और ये इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस के वजह से यहाँ पे एक प्लस चार्ज हो गया। तो ये जो सेकेंड कंडीशन था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, ये प्रूफ हो गया। और साथ ही साथ में प्रेजेंस ऑफ पोलर रिएजेंट, ये भी प्रूफ हो गया। पोलर रिएजेंट मतलब H प्लस रिएजेंट एक पोलर रिएजेंट है। अगर ये नहीं रहता, मान लीजिए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो H प्लस को अगर हम रिमूव कर देंगे तो वापस ये कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। सो दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑब्वियसली टेम्पोररी। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लस E इफेक्ट। सभी का जैसे प्लस माइनस होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को भी हम E बोलते हैं, या तो हम प्लस E बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है टू द रिएजेंट। यहाँ पे रिएजेंट क्या था, H प्लस, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया H प्लस के पास, तो ये हो जाएगा प्लस E इफेक्ट। और माइनस E इफेक्ट हम किसको बोलेंगे, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, आपके पास है एसिटाल्डिहाइड और एक रिएजेंट, पोलर रिएजेंट हमने यूज किया CN। ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट ए सायनोहाइड्रिन CH3, यहाँ पे HO माइनस एंड CN। यहाँ पे आप बस एक चीज नोटिस करो डिफरेंस, पिछले रिएक्शन से इस रिएक्शन का एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, इस पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया था टू द रिएजेंट, बट हियर इन दिस केस, इन द सेकेंड केस,
पाई ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में ट्रांसफर हुआ, ना कि बाहर के रिएजेंट के पास। बाहर के रिएजेंट के पास कोई पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। सो दिस इज ए माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि this is a special kind of resonance. This is also a resonance, but this is no bond resonance. इसको हम no bond resonance बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा। And this is also known as बेकर-नाथन इफेक्ट। जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था उनके नाम से इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ, अभी आप देखो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, रेजोनेंस के केस में अगर कोई डबल बॉन्ड रहे या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड रहे या फिर कोई लोन पेयर रहे, उनका डीलोकलाइजेशन होता था, मतलब मेनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता था। लेकिन इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैपेंस। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखो CH3, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कोई एक पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ऑब्वियसली इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है, नॉर्मली ऐसा रहता है, आपको मैं छोटा सा एक दिखाता हूं। दिस इज नॉर्मली व्हाट वी कॉल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का ये जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 नहीं सॉरी 4, उसके साथ हाइड्रोजन का एक एक 1s ऑर्बिटल लग जाएगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल अटैच रहेगा यहाँ पे। अब अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, चलिए हम लिखते हैं एक बार कि ये बॉन्ड अगर टूट गया, H+ बाहर निकल गया तो सिनेरियो क्या होगा। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक दो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर H+ है और इसके साथ C डबल बॉन्ड CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो पाई बॉन्ड होता है ये है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक p ऑर्बिटल है, इस तरीके से एक p ऑर्बिटल है और इन दोनों का ओवरलैप के वजह से ही पाई बॉन्ड जनरेट हुआ है। ये जो p ऑर्बिटल है ऑफ द पाई बॉन्ड, उसके साथ ओवरलैप होगा इस बॉन्ड का, इस ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा। सो एक सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल के साथ जब पाई बॉन्ड का ओवरलैप होता है तब जाके हमें मिलता है हाइपर कंजुगेशन। इसको हम चार्ज के थ्रू कैसे लिखेंगे, चार्ज ट्रांसफर के थ्रू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड इधर आ गया, सो वी कैन राइट CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया CH2 माइनस। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा है, ये जो बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड टूटने के बाद ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, H+ फॉर्म में है। अब आप देखो, दिस इज द कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, दिस बॉन्ड इज मिसिंग। और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट करता है हाइपर कंजुगेशन, इसीलिए हम हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूं, आप एक चीज देखना, इस मॉलिक्यूल से हम कौन से टाइप का हाइड्रोजन को निकाले हैं, मतलब हमने ये वाला हाइड्रोजन को निकाला है, उस जगह पे हम ये हाइड्रोजन भी निकाल सकते थे, ये हाइड्रोजन भी निकाल सकते थे। और ये तीनों हाइड्रोजन है क्या, ये तीनों हाइड्रोजन है अल्फा H। अल्फा मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके साथ अल्फा पोजीशन में, दिस इज अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वेरीज एज हाइपर कंजुगेशन। उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन या फिर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर
जनरेट होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। जैसे कि फॉर दिस स्ट्रक्चर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप करके देखना 4 आएगा। 4 रेजोनेटिंग या फिर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। वैसे ही अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन होता है तो आपके पास 5 स्ट्रक्चर आएगा, अगर 6 होता है तो 7 स्ट्रक्चर आएगा। तो फॉर्मूला है n अल्फा प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर ऐसे सिंपल एल्किन्स के लिए। अगर सिंपल एल्किन्स ना हो, हमारे पास अगर साइक्लो एल्किन्स हो या फिर हमारे पास एराइल, मतलब जहां पे एरोमेटिक विंग है, एराइल एल्किन्स या एराइल कुछ भी हो, तो ये फॉर्मूला n अल्फा प्लस 1 ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। नाउ हाइपर कंजुगेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। हाइपर कंजुगेशन होता है 2 टाइप का। एक को हम बोलेंगे सैक्रिफिशियल सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन, और दूसरे को बोलेंगे आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हुआ है हाइपर कंजुगेशन के वक्त। फॉर एग्जाम्पल प्रोपिन, प्रोपिन एक एग्जाम्पल है, या फिर टोलुइन। हम टोलुइन के केस को लेते हैं, प्रोपिन का केस तो हमने देख लिया है। ये जो हमने केस देखा था यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट प्रोपिन मॉलिक्यूल। तो अब हम देखेंगे टोलुइन के केस। टोलुइन में क्या होता है? टोलुइन के केस में ये रहा आपका CH3, तीनों हाइड्रोजन को मैं अलग अलग लिखता हूं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक एक CH बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन 3 अल्फा हाइड्रोजन में कोई एक को मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH H और यहाँ पे H प्लस, बाकी एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस इज डबल बॉन्ड CH प्लस, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड माइनस माइनस, और एक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद बना सकते हो। मेरा यहाँ पे मेन मोटो क्या है? आपको दिखाना कि सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। आप यहाँ पे गिनो, आप इस स्ट्रक्चर में या फिर इस स्ट्रक्चर में या फिर इस स्ट्रक्चर में क्या गिनो आप? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या आता है? सिग्मा बॉन्ड्स भी आता है और पाई बॉन्ड्स भी आता है, दोनों टाइप के बॉन्ड्स आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स में। आप यहाँ पे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है। लाइक फॉर दिस मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो टोटल 13 कोवैलेंट बॉन्ड्स हमें मिला। अब आओ इस स्ट्रक्चर में, यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल यहाँ पे 12 बॉन्ड आया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड नहीं, टोटल कोवैलेंट बॉन्ड 12 निकला। आप यहाँ पे भी गिनोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 कोवैलेंट बॉन्ड। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में 13 कोवैलेंट बॉन्ड था, लेकिन बाकी हाइपर कंजुगेशन होने के बाद जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिला है वहां पे 12 कोवैलेंट बॉन्ड मिला है। तो सैक्रिफाइस किसका हुआ है? 1 कोवैलेंट बॉन्ड हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। और इसीलिए इस टाइप के, यानी कि प्रोपीन, टोलुइन, इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। अब नेक्स्ट आता है आइसोवैलेंट की बारी। आइसोवैलेंट में क्या होगा? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर दोनों ही सेम होगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं दिखाता है। ये कौन दिखाता है आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन? ये ओनली कार्बोकैटायंस जो है या फिर जो फ्री रेडिकल्स है, ये एक बार खत्म होने के बाद ये जितने भी इफेक्ट है, और एसिड बेस स्ट्रेंथ का अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल करूंगा कि ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसको काम में लगा के एसिडिटी बेसिसिटी का स्ट्रेंथ आप कैसे डिटरमाइन करोगे। साथ में स्टेरिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और वो वाला लेक्चर हो जाने के बाद तब हम जाएंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे, तब हम जाएंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे, जिसके अंदर कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल, ये सब आएगा।
कार्बिन, नाइट्रीन एक्सेट्रा ये सब आएगा, तब हम देखेंगे कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स ये सब डिटेल्स में। अभी के लिए आप देखो कि कार्बन का अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल हो जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर कार्बन के ऊपर बस एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। सो फॉर दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन हमें देखने को मिलता है। हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कार्बोकैटायंस में हाइपर कंजुगेशन हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल CH3, ये हमने एक कार्बोकैटायन लिया, कौन सा वाला, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमने लिया है। अब इसका कोई भी एक बॉन्ड लो आप नॉर्मल C के साथ, ये जो C लगा हुआ है यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन लेता हूं मैं और उसी बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। बाकी का CH3 मैं लिख देता हूँ, बाकी का CH3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूं, सॉरी यहाँ पे एक प्लस चार्ज भी होगा, तो फाइनली हमें क्या मॉलिक्यूल मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एक H प्लस इधर निकल गया, बाकी यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी था, यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी था। अब आप गिनो, ये था ओरिजिनल स्ट्रक्चर और ये है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या गिनोगे आप, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स अब गिनोगे। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, मतलब 9 + 3 कितना हो गया, 12 बॉन्ड्स। सो 12 हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है। अब फॉर दिस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी 12 कोवैलेंट बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे कोई भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ कोवैलेंट बॉन्ड्स का, इसीलिए हम इसको बोलेंगे आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन, जो कि कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल के केस में दिखाई देता है। अब हमें पता है कि चाहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग या फिर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल का। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ स्टेबिलिटी। जैसे कि आपके पास अगर ऐसा 3 मॉलिक्यूल है, CH3, यहाँ पे भी CH3, 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 C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन हो गया, बाकी में आप मान लो कि तीनों में ही एक एक CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक है कि बस 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और बाकी 2 में हाइड्रोजन है। आप बताओ कि A, B और C में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा कम होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। आपको इसके लिए जो पाई बॉन्ड है मतलब CC डबल बॉन्ड, इसका अल्फा पोजीशन में कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो आपको देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ A, CC डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4, 4 अल्फा पोजीशन है इसका, और चारों अल्फा पोजीशन में 3 3 हाइड्रोजन है, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 12 अल्फा हाइड्रोजन। इन केस ऑफ दिस यहाँ पे है 9 अल्फा हाइड्रोजन, एंड इन केस ऑफ दिस यहाँ पे है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या होगा, A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C। अब एक थोड़ा सा टफ सिचुएशन, इसको आप ध्यान से नोटिस करना, थोड़ा सा टफ सिचुएशन में दे रहा हूं। CH3, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड C, Ame, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड फाइनली दोनों Ame एक तरफ, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। यहाँ पे भी आप देखो, इसको हम नाम देते हैं A, इसको B और इसको C। अब आप स्टेबिलिटी बताओ। अब सबसे पहले क्या करोगे, ये जो डबल बॉन्ड है तीनों में, ये जो बीच का डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे। नाउ यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर तीनों में अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। बी और सी के केस में, इन केस ऑफ बी और सी कंपैरिजन करना आसान है, क्यों, बिकॉज दिस इज ए ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटिन। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल क्या है, ए बी और सी, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों है आइसोमर ऑफ ब्यूटिन्स, ये तीनों ही है ब्यूटिन। तो बी है ट्रांस ब्यूटिन और सी है सिस ब्यूटिन, सी हो गया सिस ब्यूटिन। तो ट्रांस और सिस में रिपल्शन के वजह से सिस ब्यूटिन अनस्टेबल होता है, ट्रांस ब्यूटिन ज्यादा स्टेबल होता है।
तो फर्स्ट तो हमें मिल गया B इज ग्रेटर देन C। लेकिन व्हाट अबाउट A एंड B? A और B को हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए आपको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। आप एक बार देख लो, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिन, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिन, और इसका तो आपको पता ही है, ये है ट्रांसब्यूटिन। तो आइसोब्यूटिन का स्ट्रक्चर एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, CH यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और उसके बाद है ट्रांसब्यूटिन। सो CH, बाकी यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, H और H। हाइपर कंजुगेशन कैसे करेंगे आइसोब्यूटिन के केस में? एक बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया और ये आ गया यहाँ पे एज नेगेटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CH2, यहाँ पे एक H प्लस, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे माइनस, और ये रहा CH3। ये हो गया आइसोब्यूटिन के लिए। अब इन केस ऑफ ट्रांसब्यूटिन, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, CH माइनस, इसके साथ CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे CH नहीं है, सिर्फ H है। अब इन दोनों हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को देखो, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। आइसोब्यूटिन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है A और ट्रांसब्यूटिन का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है B। आइसोब्यूटिन के केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? CH2 के ऊपर, टर्मिनल कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो है बीच के कार्बन के ऊपर। अब कुछ ही देर पहले मैंने क्या कहा था कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलाइजेस, प्लस आई इफेक्ट किसको स्टेबिलाईज करता है? पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का मतलब ही है पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज उसको स्टेबिलाईज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलाइजेस नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर एज सच कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट देने वाला CH3 ग्रुप इससे एक कार्बन दूरी में है, इससे डिस्टेंस में है। लेकिन इन केस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके ठीक एडजेसेंट कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबिलाईज करता है। तो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे आप देखना ये स्टेटमेंट, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलाइजेस पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस आई इफेक्ट डिस्टेबिलाइजेस नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली this hyperconjugative structure will be unstable, and this structure isobutene का hyperconjugation will be stable, और इसीलिए isobutene will be more stable than transbutene। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का isobutene ग्रेटर देन ट्रांसब्यूटिन ग्रेटर देन सिसब्यूटिन। कभी कभार डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोब्यूटिन ब्यूटिन के जितने भी आइसोमर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, या फिर आइसोब्यूटिन ट्रांसब्यूटिन से ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो आपको हाइपर कंजुगेशन से इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा और आखिरी में इंडक्टिव इफेक्ट का मदद लेना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टोलुइन था। अब टोलुइन के साथ में हमने ले लिया इथाइल बेंजीन CH2 CH3, फिर हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया एमी, और आखिरी में हमने लिया C, ये टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो अब आप बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन है तो वैसे आसान, लेकिन एग्जाम में अल्फा हाइड्रोजन अगर गलत काउंट हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा। गलत कैसे काउंट होता है? नॉर्मली 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम ऐसे जज करते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन के केस में हम क्या देखते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन में CH के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी देखो, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का 3 डिग्री कार्बन दिखाई देगा। तो आप अगर सोचोगे कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ लगा हुआ उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब इन सब केसेस में ये गलत हो गया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमने काउंट ही गलत किया है, उसका पोजीशन हमने सही से नहीं समझा है। अगर मैं इन चारों को नाम देता हूं ए बी सी और डी, तो ए में कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, ए में 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन में जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। बी के केस में आप बताओ, बी के केस में ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन। इन केस ऑफ सी के साथ अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे होगा ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। इन केस ऑफ डी, इस कार्बन के साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मतलब कोई भी हाइड्रोजन लगा नहीं हुआ है, सो 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो ये आप ध्यान रखना। और सबसे आखिरी का टॉपिक आज का वो है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में अभी तक हमने क्या किया, हाइपर कंजुगेशन में अभी तक हमने CH सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया, और वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन को एज ए H+ हमने रखा। लेकिन रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि एक नेगेटिव एटम बाहर रहता है। जैसे कि आप इसको देखो, इस मॉलिक्यूल को, बेंजीन है, बेंजीन के साथ ClClH, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और एक क्लोरीन CCl बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अगले स्ट्रक्चर में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ClH और यहाँ पे Cl-। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और बाहर H+ नहीं जाता, बल्कि यहाँ पे CX बॉन्ड ब्रेक होता है, जहाँ पे X है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और बाहर जाता है X-। तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सजाओ, तो आप कैसे करोगे, आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 3 मॉलिक्यूल CCl, यहाँ पे 2 Cl एक H, और फाइनली ओनली एक Cl, बाकी 2 H2। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि -I इफेक्ट से भी आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी हाइपर कंजुगेशन यानी कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को भी आप यूज करके बोल सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एरोमेटिक रिंग से बाहर निकाला गया है बाय रिवर्स कंजुगेशन ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है बेंजीन रिंग से, बट ओनली बाय 2 क्लोरीन्स रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, एंड इन दिस केस देयर इज ओनली 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे CCl बॉन्ड एक ही बार ब्रेक होगा और एक ही बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है इसका, उसके बाद ये और उसके बाद ये। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 पे हम एसिडिटी और बेसिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने देखा था उन सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे थ्रू एग्जांपल्स, और साथ में कुछ और इफेक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए, स्टेरिक इफेक्ट एक्सेट्रा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों कंसेप्शन को अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़े तो आप ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है क्योंकि ये एक टाइप का रेजोनेंस हो गया, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को आप प्रायोरिटी दीजिएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे नीचे रहेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट से भी ऊपर अगर कोई इफेक्ट है दैट इज डायरेक्ट एरोमेटिसिटी अगर डायरेक्ट कहीं पे है तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा ऊपर रहेगा, बाकी ये प्रायोरिटी आपका है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।